दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को बनाने में किसी ने सालों की मेहनत लगाई हो, ढेर सारे सपने बुने हों, परिवार की खुशियां सजाई हों, वो सब एक पल में कैसे उजड़ सकता है? आजकल का दौर ऐसा हो गया है जहां अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं, इमोशंस की कोई कद्र नहीं। ये केस भी एक ऐसा ही मैसेज देता है कि एक बार आंखें खुल जाएं तो उन्हें दोबारा बंद नहीं करना चाहिए, वरना फिर से अंधेरा छा जाता है। असली मतलब आपको ये पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं पल्लती रमेश वाले केस की, जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले से जुड़ा है। निजामाबाद को इंदूर या इंदौरों के नाम से भी जानते हैं। ये एक पुराना ऐतिहासिक शहर है, जहां संस्कृति और खूबसूरती दोनों भरपूर हैं। इसी जिले में मखलूर मंडल पड़ता है और वहां एक छोटा सा गांव है, बोरगम या बोरगांव। इसी गांव में एक घर है, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में थे 35 साल के पल्लती रमेश, उनकी पत्नी पंडुल्ला अरुणता, जिन्हें घर वाले सौम्या के नाम से भी बुलाते थे, और उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी। यहाँ 2 घर बने हुए थे। एक में रमेश का परिवार रहता था, दूसरे में उनके भाई का। भाई का नाम अलग अलग रिपोर्ट्स में केदार, केदारी या केथिर जैसा आता है। केदार की पत्नी का नाम अनीता या अनुषा। घर का बंटवारा हो चुका था, दोनों भाइयों ने अपना अपना मकान बना लिया था। पिताजी भी इसी प्रॉपर्टी में अलग कमरे में रहते थे। रमेश और सौम्या की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी, 2012 के आसपास। ये लव मैरिज थी। शुरुआत में परिवार वाले माने नहीं, लेकिन समझा बुझाकर मान गए। फिर धूमधाम से शादी हुई। सौम्या मूल रूप से निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल के जन्नेपली गांव की रहने वाली है। दोनों ही काफी पढ़े लिखे थे। रमेश एक बड़ी फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस में मैनेजर थे। साथ में इंश्योरेंस एजेंट का भी काम करते थे। सौम्या ककटिया ओलंपियाड स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ में जॉब करती थी। मतलब दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। रमेश के भाई केदार इजराइल में जॉब करते थे। उनकी पत्नी घर पर रहती थी। भले घर अलग हो गए थे, लेकिन दोनों भाइयों में कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स से लगता है कि पिताजी से छोटे बेटे यानी केदार की ज्यादा नहीं बनती थी। अब परिवार के बारे में थोड़ा और। रमेश के पिताजी बताते हैं कि रमेश को हृदय की बीमारी थी, जिसमें रेड सेल्स बहुत बढ़ जाते थे। 2 बार हार्ट अटैक जैसा दौरा भी आ चुका था, इसलिए दवाइयां चलती रहती थीं। मेन घटना से ठीक 4 महीने पहले, अगस्त 2025 में 12 तारीख को, रमेश का ऑफिस अरमूर में था, जो निजामाबाद से करीब 27 से 28 किलोमीटर दूर है। आधे से पौने घंटे में टू व्हीलर से पहुंच जाते थे। उसी दिन अरमूर से लौटते वक्त रास्ते में एक तेज रफ्तार कार आई। संतुलन बिगड़ा और रमेश की बाइक से टकरा गई। जगह ऐसी थी जहां चारों तरफ खेत थे। रमेश खेत में गिर गए। कार बिना रुके भाग गई। अच्छी बात यह कि ज्यादा चोट नहीं आई। मिट्टी ने बचाया, बस हाथ में थोड़ी चोट लगी। खेतों में काम करने वालों ने देखा, अस्पताल ले गए। मलहम पट्टी हुई, हाथ में प्लास्टर लगा। परिवार ने सोचा शायद बड़ी मुसीबत टल गई। महीने भर आराम के बाद रमेश पूरी तरह फिट हो गए। ऑफिस आने जाने लगे। उस टक्कर का केस दर्ज हुआ था, लेकिन कार का पता नहीं चला। रमेश बच गए तो ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। रमेश स्वभाव से बहुत अच्छे थे। गांव में इज्जत थी। कभी झगड़ा नहीं किया। परिवार से बहुत प्यार करते थे। अब आते हैं असली घटना पर। 20 दिसंबर 2025, शनिवार। रमेश एक कमरे में अकेले सोते थे। पत्नी सौम्या बच्चों के साथ दूसरे कमरे में। सुबह सौम्या समय पर उठी, स्कूल जाने की तैयारी, बच्चों को जगाया। रमेश आम तौर पर 6 बजे तक खुद जाग जाते थे। रूटीन के पक्के थे, लेकिन उस दिन नहीं जागे। सौम्या ने आवाज दी, फिर कमरे में गईं। दरवाजा सिर्फ भिड़का हुआ था। देखा तो पति कोई जवाब नहीं दे रहे, अजीब तरह से सो रहे थे। पास जाकर चेक किया तो सांस नहीं चल रही। घबराकर चीखते हुए पड़ोस में देवरानी अनीता के घर गईं। बताया कि रमेश जाग नहीं रहे। आवाज सुनकर पिताजी भी आए। अनीता ने देखा कि जेठ का शरीर थोड़ा काला पड़ रहा है। जल्दी से लोकल डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। सब हैरान। रमेश को पहले से दिल की प्रॉब्लम थी। 2 बार दौरा आया था, तो सबने सोचा रात में नींद में तीसरा दौरा आया होगा। लोकल डॉक्टर ने भी यही कहा। परिवार ने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, गांव वालों को बताया। सबको लगा ये नेचुरल डेथ है। किसी को शक नहीं हुआ। न हॉस्पिटल ले गए जांच के लिए, न पुलिस को बताया। सोचा क्या फायदा, जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते। अंतिम संस्कार शुरू किया। दाह संस्कार नहीं, दफन करने का फैसला लिया। विधि के दौरान अनीता ने रमेश की कई फोटोज लीं, आखिरी याद के लिए। तभी ध्यान गया कि गर्दन के पास कुछ अजीब निशान है। सोचा शायद उठाते वक्त लग गया हो, लेकिन मन में थोड़ा संदेह हुआ। परिवार दुख में डूबा था। सौम्या रो रही थी।
अब अकेले 3 बच्चों का क्या होगा? अनीता समझ नहीं पा रही थी, किससे बात करें। शाम तक सारी क्रियाएं पूरी हो गईं। नहर या नदी के पास दफन कर दिया गया। अनीता चुप नहीं बैठी। उन्होंने इजराइल में पति केदार को कॉल किया, सब बताया। केदार भी हैरान हुए। उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन जाओ। केदार ने खुद फोन पर पुलिस से बात की। अनीता ने लिखित तहरीर दी। अगले दिन 21 दिसंबर को मकलूर पुलिस स्टेशन में धारा 174 के तहत केस दर्ज हुआ, संदिग्ध मौत की जांच के लिए। अब पुलिस के सामने चुनौती थी। शरीर तो दफन हो चुका, कोई मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सैंपल नहीं बचा। फिर भी पुलिस ने घर वालों से बात की। ज्यादातर का मानना था नेचुरल डेथ है, लेकिन अनीता के पास फोटोज थीं जिनमें गले के निशान साफ दिख रहे थे। परिवार कहता था, अगर कोई बाहर से आया होता तो दरवाजे की आवाज आती, शोर होता। केदार के घर के सामने सीसीटीवी भी है, दिख जाता। सबको यकीन था कि बाहरी कोई नहीं आया, लेकिन केदार ने कहा, भाई पूरी तरह फिट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा हुआ दफन हुआ, नहीं तो दाह संस्कार में सब खत्म हो जाता। पुलिस शरीर निकालकर पोस्टमार्टम कर सकती है, असली सच फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच से ही सामने आएगा। 24 दिसंबर की सुबह एक बार फिर उस शांत गांव में हलचल मच जाती है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचती है। मौके पर कई पुलिस अधिकारी होते हैं, खुदाई के लिए मजदूर बुलाए जाते हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर मौजूद रहते हैं और लीगल प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी जरूरत होती है। यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाने के लिए मकलूर के तहसीलदार मौके पर आते हैं। इस दौरान घर वालों में नाराजगी भी देखने को मिलती है। खासकर रमेश की पत्नी सौम्या बार बार कहती है कि अंतिम संस्कार हो चुका है, अब शव को बाहर मत निकालो। ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह कदम उठाना ही था। शव को बाहर निकाला जाता है और जांच के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। 1-2 दिनों के भीतर ही पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ जाती है। जिस बात का शक किया जा रहा था वही सच साबित होती है। रमेश की मौत किसी दिल की बीमारी से नहीं हुई थी। यह नेचुरल डेथ नहीं थी। गले पर जो निशान थे वे बिल्कुल सही थे और डॉक्टरों को चेहरे पर कुछ रखकर सांस रोकने के साफ संकेत भी मिलते हैं। बस फिर क्या था? पुलिस ने तुरंत बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया और अब जांच पूरी तरह नए सिरे से शुरू हो जाती है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसकी अगुवाई करते हैं एसीपी राजा वेंकट। उनके साथ निजामाबाद रूरल के सीआई और मकलूर थाने के एसआई समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब घर वाले भी मानने लगते हैं कि यह मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि किसी साजिश का नतीजा थी। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा पहले से ही लगा हुआ था। पुलिस उसकी डीवीआर जब्त करती है और फुटेज खंगालना शुरू करती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों से गहराई से पूछताछ की जाती है। पुलिस सवाल करती है कि क्या रमेश की किसी से दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा था या कोई पुराना विवाद था। रमेश की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। वह जहां काम करते थे वहां के दोस्तों और कलीग्स से भी पूछताछ होती है। लेकिन सीसीटीवी की डीवीआर से पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता। इसकी वजह थोड़ी देर में सामने आने वाली थी। पूछताछ के दौरान अगस्त 2025 की वही पुरानी सड़क दुर्घटना भी सामने आती है। पुलिस को शक होता है कि कहीं वह हादसा भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। घर के अंदर की स्थिति देखी जाती है। घटना वाली रात रमेश घर में थे। उनकी पत्नी सौम्या थी और 3 बच्चे थे। बच्चे अपनी मां के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। घर में कोई और बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था। दरवाजों की जांच की जाती है। सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। यह भी पता चलता है कि सुबह घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे सौम्या ने ही खोला था। यहीं से पुलिस का शक सीधे सौम्या पर जाता है। लेकिन सवाल यह था कि वह यह सब अकेले कैसे कर सकती है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालती है और बातचीत के आधार पर घटना की टाइमिंग तय करती है, जो रात करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच की मानी जाती है। सौम्या की कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आता है, जिससे वह अक्सर बात किया करती थी। घटना वाली रात भी उस नंबर पर कॉल हुई थी। यह नंबर था नलेश्वर दिलीप नाम के एक व्यक्ति का। अब पुलिस दिलीप की लोकेशन निकालती है। चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात दिलीप की मोबाइल टावर लोकेशन रमेश के घर के आसपास ही दिखाई देती है। पुलिस अब दिलीप के बारे में और जानकारी निकालती है। सवाल उठता है कि सौम्या और दिलीप के बीच ऐसा क्या रिश्ता था कि इतनी लगातार बातचीत हो रही थी। जांच में पता चलता है कि दिलीप नंदीपेट मंडल के बड़गुना गांव का रहने वाला है और जिस स्कूल में सौम्या काम करती थी उसी स्कूल में दिलीप पीटी टीचर था। यहीं से पूरी कहानी धीरे धीरे खुलने लगती है। स्कूल में सौम्या और दिलीप की मुलाकात होती है। पहले दोस्ती होती है। दिलीप की उम्र ज्यादा नहीं थी और वह अविवाहित था। शुरुआत में जब सौम्या टिफिन लेकर जाती थी और कुछ अच्छा बना होता था तो वह सबके साथ शेयर करती थी, दिलीप को भी देती थी।
दिलीप खाने की खूब तारीफ करता था, जिससे सौम्या को अच्छा लगता था। धीरे धीरे सौम्या खास तौर पर दिलीप के लिए ही कुछ बनाकर ले जाने लगी। नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती कब अफेयर में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। यह सब 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत की बात है। स्कूल में तो दोनों दिन भर साथ रहते ही थे। शाम को भी सौम्या घर पर यह कहकर निकलती कि बाजार जा रही है और दिलीप से मिलने चली जाती थी। रमेश को इस रिश्ते की कोई भनक नहीं थी। धीरे धीरे सौम्या का व्यवहार बदलने लगा। वह पति से ठीक से बात नहीं करती थी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी। पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे और दूरियां बढ़ती चली गईं। एक दिन ऐसा हुआ कि सौम्या के स्कूल की छुट्टी थी। बच्चे अपने स्कूल गए हुए थे और रमेश भी ऑफिस में थे। इस मौके का फायदा उठाकर सौम्या ने दिलीप को घर बुला लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन रमेश जल्दी घर लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब सच्चाई रमेश के सामने थी। गुस्से और दर्द में उन्होंने दोनों को जमकर डांटा। दिलीप से कहा कि मेरा घर बर्बाद मत करो, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, जाओ और अपनी जिंदगी बसाओ। पत्नी को भी समझाया कि बच्चों के बारे में सोचो, परिवार को धोखा मत दो। सौम्या ने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन वह दिलीप से अलग होना नहीं चाहती थी। दिलीप भी सौम्या को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि रमेश को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, कहीं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन सौम्या ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह बच्चे नहीं थे, बल्कि कुछ और था। यहीं से सौम्या के दिमाग में एक खौफनाक फैसला जन्म लेता है। घर छोड़ने की बजाय उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया। प्लान यह था कि मौत को किसी प्राकृतिक घटना या सड़क हादसे जैसा दिखाया जाए, ताकि किसी को शक न हो। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पहली कोशिश वही थी जो 12 अगस्त 2025 को हुई थी। रमेश जब 2 व्हीलर से घर लौट रहे थे, तब उन्हें कार से टक्कर मारी गई। उस कार को दिलीप ही चला रहा था, लेकिन रमेश खेत में गिर गए और बच गए। यह पहली कोशिश नाकाम रही। इसके बाद सौम्या ने कहा कि अब कुछ समय इंतजार करना होगा। जल्दबाजी करेंगे तो शक हो सकता है, फिर जो हम चाहते हैं वह भी नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौम्या ने दिलीप से कहा कि इस बार प्लान में और लोगों को शामिल करना पड़ेगा, सुपारी देनी होगी। दिलीप ने अपने रिश्तेदार अभिषेक से संपर्क किया, जो मदापुर का रहने वाला था। अभिषेक ने अपने गांव के एक व्यक्ति से बात की, जिसका नाम था बंटू उर्फ जितेंद्र। जितेंद्र सुपारी लेने को तैयार हो गया। पैसों का इंतजाम सौम्या ने किया। उसने अपनी सोने की अंगूठी बेच दी, जिससे उसे 33,000 रुपये मिले। अपनी तरफ से 2,000 और जोड़कर कुल 35,000 रुपये जितेंद्र को दिए गए। बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया गया। जितेंद्र ने आगे अपने 3-4 और साथियों को इस प्लान में शामिल कर लिया। इनमें कैलोत, श्रीराम उर्फ बबलू, रामवत, राकेश और मोहसिन शामिल थे। योजना तय हुई कि सौम्या रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाएगी। रमेश गहरी नींद में सो जाएगा। फिर सुपारी के लोग घर में घुसकर हत्या करेंगे और कीमती सामान चोरी कर लेंगे, ताकि मामला लूटपाट का लगे। 4 महीने तक सब शांत रहा। हर चीज सोच समझकर प्लान की गई। आखिरकार 19 दिसंबर की तारीख तय की गई। उसी शाम सौम्या ने मौका देखकर घर में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। बाद में जब पुलिस ने पूछा तो परिवार ने कहा कि बिजली का बिल ज्यादा आता था, इसलिए कैमरा बंद रखा जाता था। लेकिन जांच में सामने आया कि कैमरा जानबूझकर प्लान के तहत बंद किया गया था। रात में सौम्या ने खाना बनाया। रमेश के खाने और पानी में कुल 10 नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद रमेश अपने कमरे में सोने चले गए। जब काफी रात हो गई और गांव में सन्नाटा छा गया, तो सौम्या ने सुपारी लेने वालों को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कई बार कोशिश की गई। फिर उसने दिलीप को कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी नहीं उठा। सौम्या ने घर का दरवाजा पहले से ही खुला रखा था, ताकि खटखटाने की आवाज से कोई जाग न जाए, पड़ोस में सो रही देवरानी या ससुर को शक न हो। जब कोई नहीं आया तो रात करीब 1 बजे दिलीप अपने कजन अभिषेक के साथ खुद सौम्या के घर पहुंच गया। तीनों बच्चे दूसरे कमरे में गहरी नींद में थे। दिलीप और अभिषेक ने रमेश के गले में तौलिया लपेटा और सौम्या ने उनके चेहरे पर तकिया रख दिया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। इसके बाद दिलीप और अभिषेक वहां से चले गए। सौम्या ने दरवाजा अंदर से बंद किया और बच्चों के पास जाकर सो गई। सुबह उठकर उसने वही किया जो उसे करना था, रोना, चिल्लाना और एक बेखबर पत्नी का नाटक। जब रमेश जी ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, तब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि सौम्या का अफेयर चल रहा है। उस पल कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन रमेश जी ने गुस्से या बदले का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने तीनों बच्चों के बारे में सोचा, परिवार को बचाने की कोशिश की और अपनी पत्नी को माफ कर दिया। बाहर से देखने पर ऐसा लगा कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, जिंदगी पटरी पर लौट आई है।
लेकिन यह नॉर्मल सिर्फ रमेश जी के लिए था। उधर सौम्या चोरी छिपे अपने प्रेमी दिलीप से मिलती रही। स्कूल में तो दोनों रोज मिलते ही थे। जब रमेश जी के साथ पहली बार सड़क पर हादसा हुआ, तब भी रमेश ने अपनी पत्नी पर किसी तरह का शक नहीं किया। उन्हें भरोसा था कि उनकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब सवाल यह उठता है कि सौम्या अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ क्यों नहीं चली गई, जबकि उसके पास मौका था। पुलिस और मीडिया जांच में जो बात सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। रमेश जी एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे और साथ ही इंश्योरेंस एजेंट भी थे। उन्होंने अपने नाम पर कई छोटी छोटी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। सबको मिलाकर कुल अमाउंट करीब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा था। शुरुआत में पुलिस को सिर्फ करीब 30 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी का पता चला था, लेकिन जब गहराई से जांच हुई और इंश्योरेंस कंपनियों से जानकारी निकाली गई, तब असली तस्वीर सामने आई। इतने बड़े अमाउंट की बात बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन किसी तरह सौम्या को इस राज की भनक लग गई थी। यहीं से सारी सोच बदल जाती है। अगर वह सीधे पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती। लेकिन अगर पति रास्ते से हट जाए तो करीब 2 करोड़ रुपए मिल सकते थे। यही वजह थी कि पूरा प्लान इस तरह से बनाया गया ताकि मौत इंश्योरेंस के नियमों के तहत आए और पैसे क्लेम किए जा सकें। दोनों का इरादा पैसा लेकर कहीं दूर भाग जाने का था। जांच आगे बढ़ती रही और 4 जनवरी 2026 तक पुलिस ने सौम्या, दिलीप, अभिषेक, जितेंद्र, बबलू और राकेश कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी मोहसिन अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस ने रमेश की 2 व्हीलर गाड़ी, सभी आरोपियों के मोबाइल फोन और सुपारी में दिए गए पैसे भी बरामद कर लिए। इस बीच रमेश के पिता की तरफ से बयान सामने आते हैं, जो पूरे मामले को और उलझा देते हैं। वे यह मानने से इनकार करते हैं कि उनकी बहू का किसी से अफेयर था। उनका कहना है कि उनके बेटे की मौत प्राकृतिक थी। उल्टा वे अपने छोटे बेटे पर ही आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि घर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलता था, झगड़े होते थे और इसी वजह से छोटे बेटे ने जानबूझकर पुलिस के साथ मिलकर केस दर्ज करवाया ताकि परिवार को परेशान किया जा सके। रमेश के पिता यह भी कहते हैं कि उनकी बहू गरीब परिवार से है, उसके पास 35,000 रुपए कहां से आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सौम्या ने कोई सोने की अंगूठी नहीं बेची। उधर सौम्या की मां भी पूरी मजबूती से अपनी बेटी के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मां का अपनी बेटी के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि रमेश के पिता अपने ही बेटे की पत्नी के खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं। वजह बताई जाती है कि उनका छोटे बेटे से पहले से विवाद चल रहा था। उसी नाराजगी में वे ऐसे बयान दे रहे थे। पिता ने मीडिया में यह भी कहा कि अचानक छोटे भाई को बड़े भाई के लिए इतना प्यार कैसे उमड़ आया, जबकि उसने अंतिम संस्कार में आने से भी फोन पर मना कर दिया था। सड़क हादसे के वक्त भी उसने बड़े भाई का हाल तक नहीं पूछा था। हालांकि जांच में रमेश के पिता की किसी भी तरह की संलिप्तता सामने नहीं आती। फिलहाल रमेश के तीनों बच्चे अपने दादा के पास ही हैं और वहीं उनकी देखभाल कर रहे हैं। अगर सौम्या चाहती तो वह अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसे पति के इंश्योरेंस के पैसे भी चाहिए थे। और अगर अंतिम संस्कार के दौरान देवरानी ने तस्वीरें नहीं ली होती, अगर वह गले के निशान नहीं देख पाती, तो शायद यह केस कभी सामने ही नहीं आता। गांव के लोग इस पूरी घटना को सुनकर बेहद गुस्से में हैं और आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सौम्या ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। जिस पति ने परिवार बचाने के लिए उसे माफ कर दिया, उसी को उसने मरवा दिया। अब उन 3 मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। पिता हमेशा के लिए चला गया और मां जेल में है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सच सामने लाने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।